इटावा में भीड़ वाले सैयद की मजार पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद चर्चाएं तेज हैं। इस मुद्दे पर भारत टीवी से खास बातचीत में वकील कफील कुरैशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए ये रिपोर्ट। जी, कैसा क्या मामला रहा? मैं माननीय न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन है और ये ध्वस्तीकरण हो गया है। मजार के प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ता जी? ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो मजार को ध्वस्त करने का कार्य किया गया रातों रात, ये प्रक्रिया ही अपने आप में बताती है कि ये किस तरीके का कार्य है। और जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो और न्यायालय के प्रांगण में हो, उसके बाद भी इस तरीके की मनमानी करना संबंधित वन विभाग के अधिकारियों की, ये अपने आप में बहुत ही संकोचजनक बात है और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया है। ये जो कार्रवाई करी गई है इसके खिलाफ मैं न्यायालय को भी अवगत कराऊंगा। ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो अपनाई गई है इससे भी मैं न्यायालय को अवगत कराऊंगा। और जो भी इन्होंने ये प्रक्रिया साक्ष्य मिटाने का कार्य किया है, क्योंकि जब मामला मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग अपनाई हुई है उसके बावजूद भी इन्होंने रातों रात इस मजार को तोड़ने का कार्य किया, ध्वस्त करने का कार्य किया है। ये इनकी क्रिमिनल मेंटलिटी को दर्शाता है कि ये कंटिन्यूटी में इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। अपने आप में ये एक एविडेंस है कि आपने मामले के प्रकरण को विचाराधीन होते हुए आपने साक्ष्यों को मिटाने संबंधित मजार को तोड़ दिया और अपनी मनमानी की। यही मेरी शिकायत थी न्यायालय के समक्ष और आपने उसको जो है सत्य के रूप में बदल दिया। और रही बात आगे की प्रोसीडिंग की, तो आपने मनमानी ज़रूर कर ली है, लेकिन आपकी मनमानी का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम कानूनी तरीके से। न्यायालय के समक्ष सारे तथ्यों को रखकर अवगत कराएंगे। अधिवक्ता जी, ये बताइए इटावा की जनता को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? और इससे पहले आपने कुछ पक्षकार भी बनाए थे इस संबंध में, इस प्रकरण में मजार को लेके, उस विषय पे उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और इटावा वासियों से क्या कहेंगे आप? धार्मिक मुद्दा है, कई लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। पक्षकार वाला भी इसमें मामला था, पहले कुछ पक्षकार थे, एक पक्षकार और थे जो फजले इलाही थे, जो कानपुर गए थे, कहाँ गए थे, उनसे उनका वहाँ से भी मुकदमा खारिज हो गया। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप इटावा की जनता से और देश के लोगों से? जो भी पक्षकार रहे, केयर टेकर रहे, फजले इलाही हों या एनी अदर कोई भी हो, अगर किसी का निजी मामला हो या मकान या उनके पुश्तैनी स्थान से संबंधित मामला हो, तो समझ में आता है कि कोई एक व्यक्ति को आप पक्षकार बनाकर सुन सकते हैं और अपनी कार्रवाई प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जब मामला समाज से जुड़ा हुआ हो, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ हो, तो आप किसी एक व्यक्ति को सुनकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। आपने केयरटेकर जो थे फजले इलाही, उनको सुना, वो अपने जो भी आगे गए, उन्होंने जो भी कार्रवाई की। आपने और भी एक दो लोगों को पार्टी बनाकर पक्षकार बनाकर सुना। वो लोग उन्होंने क्या किया, हालांकि उनका केस मैं ही देख रहा था, लेकिन निरंतर ये दबाव बनाया गया कि उस केस से मुझे हटाने का प्रयास किया गया, वकील बदलने का प्रयास किया गया। और तब जाकर कुछ लोग और नए जो पक्षकार बनाने हेतु सामने आए, उन्होंने जो वन विभाग के अधिकारीगण से निवेदन करते हुए एक पत्र भेजा था कि उन्हें पक्षकार बनाया जाए, और इनको बनाना भी चाहिए था, पक्षकार बनाकर इनको सुनना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जब नहीं सुना उनको, तब जाकर मजबूरीवश ये क्रिमिनल की प्रोसीडिंग अपनाई गई। और रही बात समाज के लोगों की, तो समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया बहुत मुबारकबाद हो आपको कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे इतने समय से, वो आपके सामने है। और ऐसे ही सोते रहो, ऐसे ही सोते रहो और एक एक करके ऐसे ही मज़ार और मस्जिद और इन सारी चीज़ों को ध्वस्त होते हुए देखते रहो। कौन कहता है तुमसे? मैं समाज के लोगों से ये बोलना चाहूँगा, ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मैं इनसे ये बोलना ये चाहूँगा, कौन कहता है तुमसे कि तुम
जो है प्रोटेस्ट करो या लड़ो या इस तरीके के काम करो। अरे भाई, कानूनी तरीके से अपना जवाब तो रख सकते हो, कानूनी तरीके से तो लड़ सकते हो, क्योंकि भारत के संविधान ने सबको अपनी जो है लड़ाई लड़ना कानूनी तरीके से अधिकार दिया है। अगर लगता है आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आपको बोलने का अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। फिर क्यों नहीं आपने जो है आवाज़ उठाई? एक आदमी अकेला कब तक लड़ेगा? तो ये चीज़ समाज के लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक एक करके ये सबको टारगेट करेंगे। और दूसरी चीज़, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को मैं हार नहीं मानूंगा, मैं किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे आखिरी स्टेज तक ना जाना पड़े। मैं आखिरी स्टेज तक जाऊंगा और सभी जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं सभी की जांच कराऊंगा विधिवत, सभी के खिलाफ कानूनी तौर से कार्रवाइयाँ कराऊंगा, जो भी प्रोसीडिंग बनेगी कराऊंगा। और जो भी अपडेट रहेगी, अपडेट आपके समक्ष मैं जरिए सोशल मीडिया मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। प्रयासरत यही है। आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ जो आप डीएफओ की जो अदालत थी, बान की विभाग वाली अदालत, वहाँ से आपने कदम अदालत की ओर रखा, माननीय न्यायालय के समक्ष, जिला इटावा जनपद न्यायालय के समक्ष रखा। ऐसा क्या हुआ आखिरकार? अदालत तो वहाँ पर भी लगी थी, वहाँ पे भी प्रोसीडिंग चली, तो ऐसा क्या रहा जो आप यहाँ तक आए? देखिए, जब कोई दो पक्षकार आपस में विवाद करते हैं, वाद विवाद होता है, तो दो पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार अपनी मनमानी करते हुए कोई भी आदेश दिशा निर्देश नहीं कर सकता। माना कि आपने अपनी अदालत लगाकर आपने अपनी जो है सुनवाई की, आपने अपना मनमाना आदेश किया, आपने अपने आप में ये माना कि आपकी जगह है। और फिर मैं तो ये कहता हूँ, जब आपने सब मान ही लिया था तो फिर ये दिखावा और ये ढोंग क्यों कि मैं सुनवाई कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने अवसर दिया? कुछ नहीं दिया आपने, तो सिर्फ अफसर के नाम पर धोखा दिया है। आपको सारी चीज़ें बताई गई, सारे दस्तावेज दिए गए, और फिर आपने कंटिन्यूटी में यही रवैया अपनाया कि वो जगह हमारी है। और फिर अगर आपकी जगह थी भी, मैं तो ये शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ कि अगर आपकी जगह थी भी तो आपने उस पर खुद कॉज ऑफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आप थर्ड पर्सन की शिकायत पर एक्शन ले रहे हैं। आपसे भी तो कागज मांगे गए थे उस जगह के। तो मैंने बताया कि वो जगह बब्बा यूज़र के अंतर्गत आती है, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3R के अंतर्गत आती है। और मैंने उनको इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला दिया कि जब कभी कोई भी ऐसी संपत्ति जहां धार्मिक स्थल है और वहां पर लोगों का आवागमन है और वहां पर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और वो बहुत पुरानी हैं और काफ़ी लंबे समय से उसमें जो है लोग आ जा रहे हैं और उनकी आस्थाएं जुड़ी हैं, ऐसी संस्थान, ऐसी जगहों को अपना मनमाना पूर्ण रवैया अपनाते हुए नहीं जो है हटाया जा सकता है, ना ही जो है इस तरीके की जो कार्रवाई अपनाई है ये की जा सकती है। अधिवक्ता महोदय, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप ये बात बताइए कि जो डीएफओ की अदालत में जो बहस चली, वहाँ पे प्रक्रियाएं चली, वहाँ से आप यहाँ अदालत में क्यों आए? क्या कारण रहा, क्या रीजन रहा? देखिए, रीज़न यही रहा क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहे थे। कैसी मनमानी? अपनी अदालत लगाकर अपने आप में मनमाना पूर्ण आदेश कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने किया और अभी तक करते रहे वो। अब यहाँ से ही समझ में आता है कि मैंने जब उनकी मनमानी के जो मनमानी की जा रही थी, उनकी मनमानी को देखते हुए मुझे लगा कि इनका जो प्रकरण है मनमाना पूर्ण है, तब जाकर मैंने न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ दायर की। उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दायर होने के बाद से ही सारी चीज़ें सामने आने ही वाली थीं और इनको ये डर था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, इनके खिलाफ जांच ना बैठ जाए। इसके कारण ही इन्होंने अपने आप को बचाने के उद्देश्य से जो
मज़ार थी उसको ही वहाँ से जड़ से ख़त्म कर दिया। वो एक कहावत है ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वही इन्होंने ये सिस्टम इस्तेमाल किया। अगर इनको कोई कार्रवाई अपनानी भी थी तो आप इस तरीके से चुपचाप छुपा चोरी जो आपने कार्य किया है, समाज को ना पता चले, संबंधित जो भी विभाग अधिकारीगण हैं उनको किसी को कोई मरा पता चले, आपने एकदम चुपचाप से रात में जो है बुलडोजर से कार्रवाई कर दी, उसको जमींदोज कर दिया। ये कहाँ का जो है न्याय है। और रही बात इनके इस तरीके के मनमाने पूर्ण कृत्य की, तो कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी मामले को और आप इस तरीके की कार्रवाई अपना रहे हैं। न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं आपने जो प्रकरण अपनाया ये न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। और मैं प्रयास करूंगा कि न्यायालय को इस तथ्यों से अवगत कराऊं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराऊं। जितने भी लोग हैं इसमें शामिल, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, आपराधिक षड्यंत्र रचा है इन्होंने। जैसे कि मज़ार का ध्वस्तीकरण जो किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, क्या सोची समझी साजिश है, किन लोगों का हाथ है, और जो इटावा के जो जिला अधिकारी होते हैं जो सर्वोपरि होते हैं उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए थे, आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जो सोशल मीडिया पे और भी खबरें चली थी, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, और जो अदालत में जो प्रक्रिया विचाराधीन है उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात तो इस पर जिलाधिकारी महोदय को भी संज्ञान कराया गया था, प्रार्थना पत्र देकर पहले भी कराया गया। तो संबंधित अधिकारियों का कहना यह था कि ये मामला वन विभाग से संबंधित है, इसलिए उनके प्राधिकार में नहीं आता है। इस तरीके की उन्होंने अपनी व्याख्या की थी। हालांकि मैंने इसमें ऊपर भी शिकायतें की हैं। अभी हमारे पास एक लेटर भी आया है जिसमें जो है मज़ार के रास्ते को खोले जाने संबंधित आदेश हैं उसमें, और वो लखनऊ के जो संबंधित वन विभाग के अधिकारी हैं उनका आदेश है। और दूसरी चीज़, जो प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है उसमें 17 तारीख अभी लगाई गई थी जिसमें जो है फाइनल हियरिंग होनी है। और फाइनल हियरिंग होने के बाद अभी उसमें क्या निर्णय लेगी अदालत वो सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उस मज़ार को तोड़कर ध्वस्त कर दिया है ताकि ये साक्ष्यों को मिटा सकें और अदालत के समक्ष जो भी बात दायर किया गया है उसका जो है खंडन कर सकें। मीडिया और सूत्रों के मुताबिक ये बात बताई गई है कि निचली अदालत में जो मुकदमा क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके द्वारा डाली गई थी वो खारिज कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट लेके तो नहीं ये दुरुस्तीकरण किया गया है? ऐसा नहीं है। देखिए, उनको ये जानकारी पूरी तरीके से है कि मामला विचाराधीन है और न्यायालय ने इस प्रक्रिया में जो आरोपी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये बात दायर किया गया है उनसे भी रिपोर्ट मांगी थी, और इनके उच्च अधिकारी जो वन विभाग से संबंधित हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगी थी, जिस संबंध में रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर बहस होनी थी। अब रिपोर्ट जब मांगी गई, सारी चीज़ें उसमें आने के बाद आर्गूमेंट पर फाइल लगी हुई है, और उसके बावजूद भी इस तरीके की मनमानी जो कार्रवाई की गई है